जिस खतरनाक हिंसक स्थिति से बांग्लादेश गुजर रहा है वह भारत के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वही जमीन का टुकड़ा है जिसे 1947 में धर्म के आधार पर हुए भारत के विभाजन पश्चात पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया, लेकिन वर्दी के रूप में आतंकी हरकतें करने वाली पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की हद पार कर दिया, जिसका परिणाम हुआ एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के रूप में। लेकिन असली कहानी का यह अंत नहीं था, बल्कि यह अनवरत चलने वाली हिंसा की शुरुआत थी। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आज के इस वैश्विक मुद्दे पर आधारित एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। आगे बढ़ने से पहले महात्मा गांधी जी की उस धारणा का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर साधन पवित्र नहीं है तो साध भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। कुछ ऐसा ही रिश्ता है बांग्लादेश की आज़ादी का। जंग आज़ादी में बांग्लादेश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसको सहेजने की जिम्मेदारी नहीं निभा सके। उस समय बंग बंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान ने जो आमाद सोनार बंगला का सपना देखा था वह तो कुछ वर्षों में ही दफन हो गया था, जब वर्ष 1975 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या हो जाती है। सोचिए, जिस व्यक्ति को क्रूर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आज़ादी के लिए मौत से डर नहीं लगा ताकि बांग्ला भाषियों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का माहौल बनाया जा सके, वहीं उनके लिए काल बन गए। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के लगातार हुए हस्तक्षेप ने उसे अस्थिर बना दिया। कट्टर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा मिलने लगा, लोकतंत्र की हत्या की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारत ने दुनिया के लाख दबाव को नजरअंदाज करके बांग्लादेश की मुक्ति में सहायता दिया था, कुछ वर्षों बाद उसी के खिलाफ गतिविधियां होने लगी। बॉर्डर एरिया में शरणार्थी समस्या होने लगी, जिससे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में डेमोग्राफी तेजी से बदलने लगी। 1990 का दशक भारत और बांग्लादेश के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय फरक्का जल विवाद, तीस्ता जल विवाद और ब्रह्मपुत्र जल विवाद चरम पर था। भारत ने एक नए पड़ोसी की भावना का परिचय देते हुए बांग्लादेश की भरपूर मदद किया, चाहे वह अवसंरचनात्मक विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा हो। खालिदा जिया, जो कि इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने बांग्लादेश को चीन का आर्थिक उपनिवेश बनाने की कोशिश किया, फिर भी भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करता रहा। यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि जब भी शेख हसीना सत्ता में रही, उन्होंने अपने लिस्ट में भारत को प्रथम स्थान पर रखा। यही कारण रहा है कि भारत ने पिछले एक दशक में बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद किया, लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर होती रही। जब भी वहां पर विरोध या आंदोलन हुआ तो उसने सांप्रदायिक रूप जरूर लिया और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बेचारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई को। इनके आराध्य देवी देवताओं के मंदिर को नेस्तनाबूद किया गया, बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया गया और उसके बाद इनकी निर्मम हत्याएं की गई। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारत सरकार ने लोगों की सुरक्षा और को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। दरअसल जब देश आजाद हुआ तब अधिकतर लोग पलायन करके सुरक्षित स्थानों पर चले गए, जैसे हिंदू जनसंख्या भारत की ओर और मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान की ओर। लेकिन इसके बाद भी करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने यथास्थिति बनाए रखना ही उचित समझा। इनकी सुरक्षा के लिए वर्ष 1950 के दशक में नेहरू लियाकत समझौता भी हुआ था, ताकि एक दूसरे देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को कोई समस्या न हो। पूर्व की भांति भारत ने भी इसे अच्छे से निभाया, जिसका परिणाम रहा भारत में लगातार अल्पसंख्यकों की संख्या का बढ़ना। लेकिन पड़ोसी देश ने ऐसा कभी नहीं किया। वहां पर राज्य प्रायोजित एन केन प्रकार धर्मांतरण हुआ, हत्या हुई और उनकी संपत्तियों को छीना गया। इसलिए लाखों लोगों ने भारत में पलायन करके शरण लिया। क्योंकि इन लोगों के पूर्वज इसी मिट्टी के संतान थे, इसलिए भारत सरकार ने इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया, ताकि इन सभी को एक मानवीय तरीके से जीवन जीने का अधिकार दिया जा सके। लेकिन भारत के भीतर रह रहे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को यह रास नहीं आया और उन्होंने संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का हवाला देते हुए इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। सोचिए, जो वायदा प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, अगर हम आज भी उनको पूर्ण करने में असमर्थ हैं तो फिर यह मानवाधिकार के खिलाफ तो है ही, साथ में उन लोगों के साथ धोखा है। विडंबना यह है कि जो रोहिंग्या, म्यांमार में बौद्ध भिक्षु जैसे शांतिप्रिय और अहिंसक लोगों के नहीं हुए, उन्हें भारत में स्वागत करने के लिए यही लोग उत्सुक दिखाई देते हैं। यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश में बदतर जिंदगी जीने को मजबूर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आवाज बनने को तैयार नहीं है। पोषित धर्मांधता में डूबे लोग सच कहने की भी हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन देखते देखते हिंसक हो गया। शेख हसीना को सत्ता से हटाना उस आंदोलन का मूल आधार था, लेकिन बाद में इसका शिकार वहां के अल्पसंख्यक हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक होटल में 30 लोगों को इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वहां पर शेख हसीना कैबिनेट के एक मंत्री को शरण दी गई थी। आज भारत के सेकुलर मीडिया, पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार संगठन, राजनेता मौन है। इसी को डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब यह हम सभी को समझना है कि हमें सत्ता में मलाई खाने वाले राजनेता को चुनना है या देश को आगे बढ़ाने वाले को। प्रिय साथियों, बांग्लादेश में जारी हिंसा पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।